सो हे गाइस, वेलकम टू केस गॉड। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं उस नेता का बेटा जो कि पागल था हर न्यूज में छाया होता है। इस बात से डायरेक्टर परेशान होते हैं। मिस पार्क कहती है ये सब जो हुआ सिर्फ मुन्योंग की वजह से हुआ, तो आप उसके साथ क्या करेंगे। डायरेक्टर कहते हैं पता नहीं उसके साथ क्या करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे और मुन्योंग को। मुन्योंग गांगटे से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। गांगटे वहां से जाने लगता है। मुन्योंग बोलती है कहाँ जा रहे हो, तुमने तो अभी कहा मजे करते हैं। गांगटे बोलता है मैंने ऐसा कब कहा। फिर मुनम बोलती है कहीं तुम्हें भूलने की बीमारी तो नहीं। गांगटे बोलता है वो तो मैं खुद से बात कर रहा था ना कि तुमसे। तब मुन्योंग बोलती है अच्छा ठीक है, पर मैंने जो किया उसके लिए मेरी तारीफ तो करो। गांगटे बोलता है तुमने ऐसा क्या किया जो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। मुन्योंग बोलती है क्योंकि मैं उसे यहाँ लेकर आई, तुमने उसे रोका ही नहीं, इसका मतलब मैंने जो किया वो सही किया। गांगटे बोलता है मैं उसे नाचने गाने से कैसे रोक सकता था, वो तो उसमें काफी अच्छा है। तभी वहाँ हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ वाले आ जाते हैं उस पेशेंट को ले जाने के लिए। वो पेशेंट गांगटे से कहता है आज मेरा सपना पूरा हो गया, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। और हाँ, मुझे यहाँ लाने के लिए उस पर गुस्सा मत होना प्लीज। उस पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। उससे बुरी तरीके से बात भी करती है और फिर वहां से चली जाती है। ये सब गांगटे भी देख रहा होता है। उसे अच्छा नहीं लगता। उसे अपनी कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। हम देखते हैं जब गांगटे छोटा था उसकी माँ उसे मार रही होती है क्योंकि सांगटे को कुछ लड़कों ने पीटा होता है और गांगटे वहाँ उसे बचाने के लिए नहीं था। इसलिए उसकी माँ उस पर गुस्सा हो रही होती है। फिर हम देखते हैं बारिश हो रही है और गांगटे, सांगटे और उनकी मॉम एक ही छाते के नीचे घर जा रहे हैं। तो उनकी मॉम सांगटे को भीगने नहीं दे रही होती, पर गांगटे भीग रहा होता है, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। उसके बाद रात को वो शराब पी अपने पति की फोटो देख उनसे बात कर रही होती है और कहती है मैं तुम्हारी तरह इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। मैं सांगटे को देखूंगी बूढ़ा होते हुए और फिर मरते हुए, और उसके अगले दिन मैं खुद मर जाऊंगी। ये सुनकर गांगटे उठ जाता है तो उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम्हें अपने भाई का साथ देना है मरते दम तक, उसकी देखभाल मैं करूंगी, लेकिन तुम्हारा काम है उसकी हिफाजत करना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसीलिए तो पैदा किया है। ये सुन गांगटे दुखी हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है क्योंकि उसकी माँ उससे प्यार ही नहीं करती। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं नामजुरी और गांगटे को। नामजुरी को गांगटे कहता है कि तुम आगे चलो, मैं मुन्योंग के साथ हॉस्पिटल आता हूँ। फिर जब गांगटे और मुन्योंग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो मुन्योंग कहती है अगर तुम मेरे साथ गाड़ी में नहीं आते तो मैं पक्का तुम्हें किडनैप कर लेती। वहीं गांगटे बोलता है ये तुम्हारा शौक है क्या। फिर मुन्योंग कहती है तुम्हें जलन हो रही थी ना जब वो मजे कर रहा था, तुम भी सब कुछ भूल मजे करना चाहती हो ना, ये तुम्हारी शक्ल में दिख रहा है। तो तुम्हें जब भी मज़े करना हो मुझे बता देना, मैं तुम्हें किडनैप कर लूँगी और बहुत मज़े करवाऊँगी। और अगर तुम सब कुछ छोड़ भागना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं भी उसी वक़्त सब कुछ छोड़ तुम्हारे साथ भागूँगी। गांगटे गहरी सोच में डूबा होता है और कन्फ्यूज़ होता है कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी हम देखते हैं ली को जो परेशान होता है। मुनम उसे छोड़कर चली गई होती है और साथ ही उसकी कंपनी भी डूबने के कगार में आ गई होती है। फिर हम देखते हैं गांगटे और मुन्योंग को जो एक होटल में खाना खाने आए होते हैं, जहाँ गांगटे खाने के लिए नूडल्स लाता है। तभी गांगटे को किसी का फोन आ जाता है और वो बात करने बाहर चला जाता है। मुन्योंग गुस्सा होती है क्योंकि गांगटे उसे सिर्फ नूडल्स खिला रहा होता है। वो कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये गरीब है, फिर मुझे कंजूस लोग बिल्कुल पसंद नहीं। गांगटे को ली ने कॉल किया होता है तो वो ली से पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों किया। तब ली बोलता है गांगटे मुझे एक बात सच सच बताओ कि कभी मुन्योंग ने तुम्हें ये कहा कि तुम बहुत प्यारे दिखते हो और वो तुम्हें पाना चाहती है। गांगटे बोलता है अगर कहा हो तो। ये कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, जब वो कहती है मुझे कुछ पाना है, वो उस चीज का शिकार करती है। गांगटे बोलता है तुम क्या चाहते हो। ली बोलता है मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम दोनों की जिंदगी खतरे में है। उसकी नई बुक की बिक्री में बैन लग गया है। उसे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपनी अगली बुक लिखनी चाहिए। फिलहाल मैं वहाँ आने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं उसे वापस यहाँ ले आऊं। तब तक तुम अपना ख्याल रखना। फिर गांगटे मुन्योंग के साथ जाकर खाना खाने लगता है तो वो कहता है मैंने सुना तुम्हारी नई बुक की बिक्री में बैन लग गया है। क्या तुमने जो मेरे भाई की मदद की है उसकी वजह से हुआ। फिर मुन्योंग कहती है वो लोग ये सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मैंने किसी के बाल नोचे। नहीं, दरअसल मेरी ड्राइंग और कहानियां उन्हें भयानक लगती है और उन लोगों को मेरी कहानी के पीछे छुपे मैसेज समझ ही नहीं आते। सबके सब गधे हैं। फिर गांगटे पूछता है वो मैसेज क्या है। मुन्योंग कहती है तुम खुद पढ़ना और मुझे बताना कि तुम समझे कि नहीं। फिर गांगटे बोलता है मेरी कोई फेरी टेल्स पढ़ने की उम्र नहीं है,
मुन्ने कहती, अरे छोड़ो भी, तुम्हारी उम्र बिल्कुल सही है फेरी टेल्स पढ़ने के लिए। गांगटे बोलता है, तुम्हारी उम्र कितनी है? मुनियन कहती है, मैं तो छोटी बच्ची हूँ, पर मुझसे भी ज्यादा तुम छोटे बच्चे हो। कांगटे बोलता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? फिर मुनियन कहती है, मुझे पता है, क्योंकि तुम प्यार के भूखे हो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डायरेक्टर और हॉस्पिटल के सभी स्टाफ वाले परेशान होते हैं। मिस पार्क और बाकी के स्टाफ वाले कह रहे होते हैं कि आप मुनियो को हॉस्पिटल से निकाल दीजिए। तभी डायरेक्टर नामजुरी से कहते हैं, तुम तो उसे जानती हो, तुम्हें बताओ क्या करें। नामजुरी मुनियों को जानती है। ये सुन सभी स्टाफ शॉक्ड हो जाते हैं। तब नामजुरी कहती है, हम बचपन में कुछ साल एक ही स्कूल में पढ़े थे, पर मुझे लगता है उसे निकाल देना चाहिए। ये जगह उसके लिए सही नहीं। नामजुरी ये सब इसलिए कहती है क्योंकि गांगटे के साथ मुनियों को देख उसे जलन हो रही होती है। लेकिन डायरेक्टर कहते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है, पहले पेशेंट की हाल देखेंगे, उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं गांगटे और मुनियोंग जो कि हॉस्पिटल आ रहे होते हैं। गांगटे मुनियोंग से बोलता है, तुमने अपने डैड को वॉक में ले जाने का वादा किया था डायरेक्टर से, पर तुम उन्हें वॉक में क्यों नहीं ले जाती? मुनियोंग कहती है, वादा, कस्में, वादे सब चीज़ बेकार होती है। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, तो मैं वादा क्यों निभाऊं? और वैसे भी उन्हें डिमेंशिया है, किसी जिंदा लाश की तरह लगते हैं। मैं एक जिंदा लाश में अपने टाइम वेस्ट क्यों करूं? अच्छा होगा मर ही जाएं। वैसे तुम्हारे पेरेंट्स की मौत कैसी हुई? फिर कांटे बोलते हैं, तुम्हें ये कैसे पता? मुनियोंग कहती है, थोड़ी सी रिसर्च की है, तुम्हारा थोड़ा बैकग्राउंड चेक किया, और कुछ नहीं। जैसे कि हम कोई सामान खरीदते टाइम उसकी एक्सपायरी डेट देखते हैं, ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है। फिर गांगटे पूछता है, तुम्हारे लिए लोग सामान है क्या? मुनियोंग कहती है, इसमें गलत क्या है? जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं, और माँ बाप भी उसी बच्चे को चाहते हैं जो उन्हें खुशी देता है, और नाकाबिल बच्चे को छोड़ देते हैं। और यही उस पेशेंट के साथ भी हुआ। ये सारी बात सुन गांगटी मुनियोंग को गाड़ी रोकने के लिए कहता है और गाड़ी से उतर जाता है। तो मुनियोंग को कुछ समझ ही नहीं आता। वो पूछती है, अचानक क्या हो गया तुम्हें? गुस्सा क्यों कर रहे हो? कुछ बताओ तो सही, किस बात पर इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है? गांगटे कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि तुम औरों से बिल्कुल अलग हो। मैंने अनजाने में तुमसे थोड़ी सी उम्मीद लगा ली थी। फिर मुनियोंग कहती है, क्या उम्मीद लगा ली थी? गांगटे बोलता है, अब कोई उम्मीद नहीं है। इतना कहने के बाद गांगटे वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी मुनियोंग बोलती है, आई लव यू। ये सुन गांगटे थोड़ा रुक जाता है पर फिर चलने लगता है। मुनियोंग बार बार चिल्ला रही होती है कि आई लव यू। तुम जा क्यों रहे हो? मैं तुम्हें बोल रही हूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम क्यों जा रहे हो? मेरी बात सुनो। मुनियोंग चिल्ला रही होती है पर गांगटे वहाँ से चला जाता है। मुनियोंग गुस्सा हो जाती है। फिर हम देखते हैं गांगटे सांगटे के स्कूल के बाहर खड़ा होता है, उसका इंतज़ार कर रहा होता है। जब सांगटे आता है तो वो दोनों साथ में घर जाने लगते हैं। सांगटे कहता है, मुझे स्कूल बहुत ही बोरिंग लगता है। फिर गांगटे कहता है, मुझे माफ़ करना, इस शहर में मुझे कोई भी आर्ट सिखाने वाला स्कूल नहीं मिला। सांगटे कहता है, मैं उस हॉस्पिटल की दीवार में ड्राइंग करूँगा और बहुत सारे पैसे कमाऊँगा, और ज़रूरत पड़ी तो झाड़ू पोछा भी लगाऊंगा। ड्राइंग से कमाई भी होगी और मज़ा भी आएगा। फिर गांगटे कहता है, तो क्या अब तुम मेरी देखभाल करोगे? मैं काम छोड़कर मज़े करूं? फिर सांगटे कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही मुनियोंग अपने घर पहुंचती है तो वहाँ पर ली आया होता है। ये मुनियोंग को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि सी और वापस चलो और अपना काम फिर से शुरू करो, लेकिन मुनियोंग नहीं मानती तो ली वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ली जेसु की शॉप में पिज़्ज़ा खाने आया होता है। तभी वहाँ पर नामजुरी आती है। ली उसे देख उस पर फिदा हो जाता है। नामजुरी जेसु से बियर लाने के लिए बोलती है क्योंकि गांगटे उसे थोड़ा सा भी भाव नहीं देता, इसलिए वो अपना गम बुलाने के लिए आई होती है। जीसू कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ पीता हूँ। नामजुरी कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपना काम संभालो। ये सारी बात वहाँ पर ली भी सुन लेता है तो वो नामजुरी से कहता है, मैं भी अकेला ही हूँ, क्या तुम मेरे साथ पीना चाहोगी? लेकिन नामजुरी मना कर देती है। ली ने ज़्यादा पी ली होती है, इसलिए वो खुद से ही बात कर रहा होता है और कहता है, मैं मुनियों को यहाँ नहीं रहने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। फिर अगले दिन नेता हॉस्पिटल में आता है और डायरेक्टर को हॉस्पिटल में केस करने की धमकी देता है। साथ ही वो गांगटे को थप्पड़ भी मारता है, जिससे गांगटे को गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। उसके बाद हम देखते हैं सांगटे को, जो उन खूबसूरत नज़ारों की फ़ोटो अपने फ़ोन में कैद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर वो एक तितली को देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं मिस पार्क डायरेक्टर से कहती है, आप उस नेता को अपनी मनमानी क्यों करने दे रहे हो? डायरेक्टर कहते हैं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो,
डायरेक्टर मिस पार्क को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जब उस नेता ने गांगटे को थप्पड़ मारा था। वो सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया था। डायरेक्टर कहता है इस फुटेज से हम उस नेता को ब्लैकमेल करेंगे, तब वो हमारे हॉस्पिटल में कोई केस नहीं करेगा, बल्कि वो हमें फंड देगा। उसने हमारे स्टाफ को थप्पड़ मारा है, उसके तो सबक सिखाना ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं एक सांगटे को जो सोच ही रहा होता है कि मैं दीवार पर किस तरह पेंटिंग बनाऊं। तभी वहाँ पर मुनियंग आ जाती है और उसे देख सांगटे शॉक्ड हो जाता है। फिर वो उसके साथ बहुत सारी फोटोज लेने लगता है। तभी वहाँ पर नामजुरी आती है और कहती है आज तो तुम्हारी कोई क्लास नहीं है, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। मुनियंग कहती है मैं यहाँ मिस्टर कोडयान को वॉक में ले जाने आई हूँ। अगर मैं अपना वादा नहीं निभाऊंगी तो कोई मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा, बस उसी के लिए ये सब कर रही हूँ। फिर हम देखते हैं गांगटे को जो सांगटे को कॉल कर रहा होता है, पर वो फ़ोन ही नहीं उठाता क्योंकि वो मुनियोंग के साथ गार्डन में बैठा होता है, जहाँ पर वो मुनियोंग की एक पेंटिंग बना कर देता है और उससे पैसे भी मांगता है। मुनियोंग कहती है तुमने तो कहा था कि ये फ्री है। सांगटे कहता है वो तो पिज़्ज़ा के साथ फ्री है, पर तुमने कोई पिज़्ज़ा तो लिया ही नहीं, दिखाओ कहाँ है पिज़्ज़ा। फिर मुनियोंग कहती है क्या करूँ मैं तुम्हारा और तुम्हारी इन बातों का, वैसे तुम बहुत ही प्यारे हो। तभी वहाँ पर गांगटे आ जाता है। मुनियोंग उससे कहती है कि अब भी तुम मुझसे नाराज़ हो, आज तो मैं अपने डैड को वॉक में ले जाने आई हूँ। मैंने तो अपना वादा तोड़ा, इसीलिए तुम गुस्सा थे ना मुझसे। फिर गांगटे सांगटे को अंदर जाने के लिए कहता है, पर वो बोलता है मैं यहीं पर मुनियोंग के साथ रहूंगा। तो गांगटे उसके ऊपर चिल्लाता है और उसे अंदर जाने के लिए कहता है। तभी मुनियोंग गांगटे के गाल में लाल निशान देखती है और पूछती है तुम्हें किसने मारा, बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें कोई मार रहा था और तुम थप्पड़ खाते रह गए। फिर गांगटे बोलता है तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। फिर मुनियोंग कहती है क्योंकि तुम्हें किसी ने मारा। तो गांगटे बोलता है मारा तो क्या हो गया, तुम्हारा दिल टूट गया या तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम ही बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। दरअसल तुम्हें खुद ही नहीं पता, यहाँ तक कि तुम अपने इमोशंस तक को ही नहीं पहचानती हो। तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम अंदर से खोखली हो, बस चिल्लाना जानती हो पागलों की तरह। बेहतर यही होगा कि तुम ये जताओ ही ना कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। तुम कुछ भी नहीं जानती, इसीलिए धोखे में मत रहो। तुम मुझे कभी समझ नहीं पाओगी, मरते दम तक नहीं। पिता कहने के बाद कांटे वहां से चला जाता है। ये सारी बातें सुन मुनियों को काफी ज्यादा बुरा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं सांगटे को, वो एक रूम में छुपा होता है और खुद से ही बात कर रहा होता है कि गांगटे मुझ पर चिल्लाया, गुस्सा किया, प्यार ही नहीं करता वो मुझसे। वो गांगटे से नाराज होता है। तभी नामजुड़ी की माँ उसे रूम से बाहर लाने के लिए जाती है, पर वो नहीं आता। वो गांगटे से कहती है तुम घर चले जाओ, जब मैं घर आऊंगी तो उसे अपने साथ ले आऊंगी। गांगटे कहता है ठीक है। पिता कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मुनियोंग को, वो अपने डैड को वॉक में ले जाने के लिए आती है। तो वो अपने डैड के सामने बैठ जाती है। उसके डैड बोलते हैं तुम अब तक जिंदा क्यों हो, मर जाओ, तुम एक मॉन्स्टर हो। फिर वो मुनियोंग का गला दबाने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं। वहीं पर कुछ स्टाफ वाले मौजूद होते हैं तो मुनियोंग को बचा लेते हैं। मुनियोंग वहीं जमीन में लेटी होती है और वो हंस रही होती है। वो दुखी होती है क्योंकि आज का दिन उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब मुनियोंग वहां से जा रही होती है तो कोई उसे छुपकर देख रहा होता है। उसका चेहरा नहीं दिखता, पर वो एक औरत होती है। वो कह रही होती है कि तुम इसी के लायक हो, तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और वो हंसती है। उसके बाद हम देखते हैं कांटे को जो बस का इंतजार कर रहा होता है। जब बस आती है तो वो बस में बैठ जाता है। जैसे ही बस जाने लगती है तभी वो देखता है कि मुनियोंग अपनी कार छोड़ पैदल ही अपने रास्ते में जा रही है। और गांगटे उसे इग्नोर कर देता है और अपने घर चला जाता है। गांगटे घर जाकर अपने घर के सारे काम कर रहा होता है, पर वो उन्हीं बातों को सोच रहा होता है जो उसने मुनियोंग से बोली थी। वो पछता रहा होता है कि उसे मुनियोंग से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वहीं मुनियोंग पैदल ही अपने घर जा रही होती है तो रोड के साइड में बैठ जाती है क्योंकि उसके पैर में दर्द हो रहा होता है। वो बहुत ही ज्यादा दुखी होती है। उसके मन में गांगटे की कड़वी बातें ही चल रही होती है। वो कह रही होती है कि गांगटे तुम भी मुझे कभी समझ नहीं पाओगे, मरते दम तक। वहीं सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं गांगटे को मुनियोंग को दुखी कर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो वो मुनियोंग की एक बुक पढ़ने लगता है जो रिलीज होने वाली थी। उस बुक का नाम होता है ज़ॉम्बी किड। उस बुक की स्टोरी ये होती है कि दूर एक गांव में बच्चा पैदा हुआ। उसकी खाल बेरंग और आंखें बड़ी बड़ी थी। उस बच्चे को पालते हुए उसकी माँ को एहसास हुआ कि उसके बच्चे के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, बस बेहिसाब भूख थी, जॉम्बी की तरह। तो उसकी माँ ने उसको बेसमेंट में बंद कर दिया ताकि गांव वालों को पता न चले, और हर रात गांव से जानवर चुराती और उसे खिलाती। वो उसे इसी तरह छुपा के पालती रही। वो कभी किसी की मुर्गी चुराती तो कभी किसी की बकरी। इसी तरह कई साल बीत गए। फिर एक दिन गांव में अकाल पड़ गया, जिससे सारे जानवर मर गए और कुछ लोग भी। जो लोग बचे थे वो गांव छोड़ वहां से चले गए, पर वो अपने बच्चे को छोड़ कैसे जाती। भूख से रोते बच्चे को देख उसने अपना एक पैर खिलाया
फिर एक हाथ काट के खिलाया, फिर बाकी के बचे हाथ पैर भी खिला दिए। उसके बाद बचा उसका शरीर, तो उसने अपनी बेटी को गले से लगाया। यहीं पर थोड़ा-सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गांव भीग रहा होता है पर उसकी माँ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फिर जब वो सब रात को सो रहे होते हैं तो गांवटी उठता है और देखता है उसकी माँ सांवटी को पकड़ सो रही है। गांवटी को बुरा लगता है कि उसकी माँ उसे पकड़ के नहीं सो रही। गांवटी अपनी माँ के पास जाता है और उसे पकड़ लेता है, जिससे उसे खुशी मिलती है। उसके बाद उस कहानी में उस बच्चे ने अपनी माँ को गले लगाया और ज़िंदगी में पहली बार कुछ बोला कि माँ, तुम कितनी गर्म हो। इस कहानी से हमें पता चलता है कि उस बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए था, वो प्यार का भूखा था, जो कि उसकी माँ ने उसे कभी दिया ही नहीं। ये कहानी पर गांवटे को अपनी माँ की याद आ जाती है तो वो रोने लगता है। तभी वहाँ यीशु आ जाता है और पूछता है, इतना खोया खोया क्यों है? गांवटे जवाब ही नहीं देता। फिर यीशु कहता है, मुझे नामजूरी का फोन आया था। उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे पास चले जाऊँ क्योंकि तुम्हें आज हॉस्पिटल में किसी ने थप्पड़ मारा। यीशु बोलता है, वैसे तुझे पता है कि आज मुनियों के पिता ने उसका गला दबाया, उसे मारने की कोशिश की। गांवटे पूछता है, तुझे ये बात किसने बताई? तो यीशु बोलता है, हॉस्पिटल में पिज़्ज़ा डिलीवर करने गया था तो वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे तब मैंने सुना। उसके बाद वो बोलता है, मुझे तो लगता है वो अपनी बेटी से बहुत ही ज़्यादा नफरत करते हैं, शायद वो पागल हैं। तभी गांगटे को याद आता है कि आज मुन्योंग पैदल ही सड़क में जा रही थी और बहुत दुखी थी। वो जेसू से बाइक की चाबी लेता है और बाइक ले मुन्योंग को ढूंढने चले जाता है। मुन्योंग बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। बारिश शुरू हो जाती है पर मुन्योंग को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैदल ही रास्ते में जा रही होती है। जब गांगटे मुन्योंग को देख लेता है तो वो बाइक रोकता है और अपनी जैकेट निकाल उसे पहना देता है। तभी मुन्योंग गांगटे को गले लगा लेती है तो गांगटे भी उसे पकड़ लेता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।